हमारे साथ महिमा सिंह हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता अपराजिता सारंगी जी हैं, बीजेपी के सांसद अश्विनी दुबे जी हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले अपराजिता जी आपके पास आना चाहूंगा। जो बात कांग्रेस के आला नेता कह रहे हैं कि शायद अब उनके सदस्यता बचना मुश्किल है, यह सलाह भी दी जा रही है कि जब तक फैसला ना हो उन्हें संसद में नहीं जाना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगी कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता इस मुद्दे पर जा सकती है? आप सबको मेरा नमस्कार। 2 वर्षों की सजा राहुल गांधी जी को सुनाई गई है और मैं कह दूं कि यह 2019 का केस है और राहुल गांधी जी को और उनके वकील को बहुत ढंग से अपने पक्ष को रखने का पूरा समय दिया गया और उसके बावजूद मुझे लग रहा है कि 4 सालों के बाद निश्चित तौर पर कोर्ट ने जब प्रमाण देखे होंगे, स्थिति देखी होगी, परिस्थिति देखी होगी, तो इस तरह का उन्होंने जजमेंट दिया, इस तरह का उन्होंने निर्णय सुनाया। और जहां तक कानून के का सवाल है, मुझे लगता है कि हम सबको कानून की संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए और जो भी कोर्ट का निर्देश आता है, जिस स्तर का भी कोर्ट हो, जिस स्तर का भी अदालत हो, यह संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान देना हर एक भारतीय नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। और जहां तक उनके सदस्यता के जाने की बात है, तो मैं कह दूं कि देखिए, ऐसे भी उनकी उपस्थिति लोकसभा में बहुत कम होती है। मैं लोकसभा सांसद हूं, 52% उपस्थिति रही है और औसतन उपस्थिति सांसदों की 89% रही है। 68 डिबेट्स हमारे सांसदों ने औसतन उसमें भाग लिया है, लेकिन इन्होंने अभी तक 6 डिबेट्स में 6 वाद विवादों में भाग लिया है। तो इनकी तो ऐसी परफॉर्मेंस है, लोकसभा के अंदर इनका ऐसा प्रदर्शन है, तो ऐसा नहीं होगा कि लोकसभा को कुछ क्षति पहुंचने वाली है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि लेकिन वायनाड के लोगों को तो क्षति पहुंचेगी कि उनकी आवाज लोकसभा में नहीं रहेगी अगर सदस्यता जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आवाज ऐसे भी नहीं उठाई जाती थी, मैं यही कहना चाह रही हूं, वायनाड के लोगों की आवाज यहां नहीं उठाई जाती थी। इसलिए मैंने आपको तथ्य दिए, मैं तथ्य और तर्क के साथ हमेशा बात करती हूं जी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस केस में ऐसा हुआ, सुशील मोदी जी ने भी पटना में ये मोदी सरनेम को लेकर पटना के कोर्ट में केस किया और उस केस में भी राहुल गांधी जी बेल पर है। मुझे लगता है कुछ लोगों को ये बात मालूम है। देश की सेना का इन्होंने अपमान किया, शहीदों की जो शहादत होती है उसका भी अपमान किया, देश के मतदाताओं का अपमान करते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसे हम इमेच्योरिटी न कहें, अपरिपक्वता न कहें जी। ये सोचे समझे कार्य हैं, दिल को दुखाने वाले कार्य हैं और इसका तो दंड भुगतना मुझे लगता है कि कम क्या मिलता, वो सही मिला है। और इसके बाद इनकी सदस्यता जाती है या नहीं, यह तो कानून ही बताएगा। कानून की किताबों में जो लिखा है वही होगा। ठीक है, कानून की बात आपने की, आपने कई सारी आरोप भी एक तरह से लगाए हैं राहुल गांधी पर, उन पर महिमा सिंह जी का जवाब हम लेंगे। लेकिन कानून की बात चूंकि की, अश्विनी दुबे जी को मैं इसमें ले आता हूं, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। अश्विनी जी, आपके मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था 2013 का, जिसमें जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 उपधारा 4 को हटा दिया गया था और कहा गया था कि अगर 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो सदस्यता अपने आप चली जाएगी, तो इस मामले में कानूनी स्थिति आप किस तरह से देख रहे हैं? ये अभी कोई गुंजाइश है? अगर जो कन्विक्शन है, अगर वो इस पर स्टे ले आते हैं तो क्या इससे सदस्यता बच जाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। देखिए, लॉ ऑफ लैंड तो अभी भी वही है, वही अपहोल्ड करता है जो 2013 में था। अब सिर्फ एक बात यह है कि अगर ऊपर की अदालत में अपील दायर करें, सिर्फ अपील दायर करने और कन्विक्शन को उनपे बेल मिलने और स्टे होने से फर्क नहीं पड़ेगा। उनको करना यह होगा कि अपने सजा के खिलाफ स्थगन का विशिष्ट आदेश भी हासिल करना होगा। तो जब सजा के खिलाफ स्थगन का विशिष्ट आदेश हासिल होगा, जो सीआरपीसी के सेक्शन 389 के तहत है, और वो तब तक अपील लंबित रहने तक, जब उनकी दोषी की सजा हो, उसको निलंबित कर सकता है।
उसी परिस्थिति में उनकी सदस्यता बच सकती है। क्योंकि हम पास्ट प्रेसिडेंट्स को देखें अखिलेश जी, चाहे राशिद मसूद का केस हो, चाहे अब्दुल्ला आजम का केस हो, लालू यादव का केस हो, आजम खान का केस हो, इन तमाम केसेस में आप पाएंगे कि जैसे ही सजा हुई, सजा होने के बाद वहां के जिस सदन के सदस्य थे उस सदन से उनकी सदस्यता खत्म हुई और इलेक्शन नोटिफाई हुआ, पहला हुआ। दूसरा, फ्री स्पीच की भी अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 19(1)(a) की, तो अगर आप देखिए तो आजादी के बाद जब संविधान बना तो अनुच्छेद 19 को में भारतीय नागरिकों को वो सब अधिकार दिए गए जिसके लिए उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी। लंबी लड़ाई करने के बाद 19(1)(a) वाक की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सब कुछ दिया गया। फिर धीरे धीरे जब समय बदला तो 19(2) भी एक अमेंडमेंट उसमें इनकॉर्पोरेट हुआ, जब इन्होंने कहा कि बोलने की आजादी को प्रतिबंधित किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, किसी की मानहानि, जब अपराध को बढ़ावा ये मिलता। तो शुरू में ही हो गया था मेरे ख्याल से, नेहरू जी के प्रथम कार्यकाल के दौरान ही अमेंडमेंट ले आया गया था, अगर मैं सही हूं। बिल्कुल, ये अमेंडमेंट 1951 में आया था। 1951 में समय समय पर आप केदारनाथ की जजमेंट देखिए, केदारनाथ के बाद अभी अगर आप लगातार जजमेंट्स को देखते जाइए तो एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया। अभी 5 जजेस बेंच ने, अभी कुछ दिनों पहले जस्टिस अब्दुल नजीर की बेंच ने भी एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, 5 जजेस बेंच ने। तो ये भी एक समझना, फिर जस्टिस इसके पीछे जो सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 को क्वैश करने के पीछे, अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर करने के पीछे यह था कि बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं वो तमाम हाउसेस में आ रहे हैं, तो उसको क्रिमिनलाइजेशन से बचाया जाए और अपील पेंडिंग रखना ही एक उसमें उपाय नहीं होना चाहिए। जैसे ही उनको सजा मिले के बाद उनकी। लेकिन अश्विनी जी, राजनीतिक प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप लगाना और उसको अगर इस तरह से आपराधिक अवमानना के तौर पर देख करके सजा और उससे सदस्यता जाना, क्या इस पर एक कहीं इसको क्वांटिफाई या करने की जरूरत नहीं थी कि बताना चाहिए था कि ये मामले इनको अलग हो, या ये जो राजनीतिक छींटाकशी होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, इनको अलग किया जाए? देखिए, यही इसी बात पर राजनेताओं को अंकुश लगाने की जरूरत है कि जनता उनकी तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देखती है कि आपको और डिग्निफाइड मैनर में एक्ट करना है, आपको और संजीदा तरीके से बर्ताव करना है, ताकि इसका इंपैक्ट लोगों के बीच में पड़े। कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी मिनिस्टर जब इस तरह की बात करता है तो उसका इंपैक्ट फार रीचिंग होता है। अब इस केस में हम एक दूसरी बात कहते हैं, देखिए ये रिमार्क जो है, ये रिमार्क इंडिविजुअली किसी एक के खिलाफ नहीं था। अब मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, कल हम कहने लगे या कोई कहने लगे सारे पत्रकार फ्रॉड हैं, सारे वकील फ्रॉड हैं, तो वकील कम्युनिटी या पत्रकार कम्युनिटी का एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी होगा वो ऑफेंडेड होगा। अगर किसी को टारगेट करके हम कहते तो निश्चित तौर पर ऐसा माना जाएगा कि उसकी छवि धूमिल हुई। तो लॉ की अगर हम बात करें तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जब आर्टिकल 19(2) करता है, उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का फॉलो होना चाहिए। तीसरी बात, अदालत ने 2019 से लेकर 2023 तक इसमें पूरी प्रक्रिया का पालन करके, सारे एविडेंसेस को देखते हुए, और ये जो बात आप कह रहे हैं कि ये बात उठनी चाहिए कि भाई ये चुनाव प्रचार के दौरान बात है इसलिए इसको क्षम्य होना चाहिए, इसलिए प्रिलिमिनरी इशू निश्चित तौर पर कोर्ट में उठा और कोर्ट ने उसको डिक्लाइन किया। तो ये कोर्ट का ऑर्डर है और मैं समझता हूं कि कोर्ट का ऑर्डर, लॉ ऑफ लैंड जो है वो फॉलो होना चाहिए, किसी के केस में हो, एक लैंडमार्क सेट होना चाहिए देश में। जी बिल्कुल अश्विनी जी, और कानूनी पक्ष समझाने के लिए शुक्रिया आपका। महिमा सिंह जी को अब मैं लाना चाहता हूं। महिमा सिंह जी, आप राजनीति पर भी बोल सकती हैं, आप कानूनी पक्ष पर भी बोल सकती हैं, मैं जानता हूं आप दोनों ही विषयों की अच्छी जानकार हैं, लेकिन शुरुआत राजनीति से ही करते हैं। जिस तरह से अपराजिता जी ने एक के बाद एक कई बातें कहीं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो गलत था, ये अदालत के फैसले से साबित हो गया। जहां तक उनके लोकसभा सदस्य रहने की बात है, वो आते ही नहीं है लोकसभा में, तो अगर सदस्यता चली भी जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत ये मेरा हो गया। अखिलेश जी, बातें तो बहुत सारी हैं कहने की, लेकिन सबसे पहले तो महात्मा गांधी की उन पंक्तियों को याद दिला दूं कि आप मेरे शरीर पर तो अपना वश चला सकते हैं, पर मेरे विचारों पर कैसे चलाएंगे। तो राहुल गांधी तो अभय मुद्रा की बात करने वाले व्यक्ति हैं और वो ये बोलते हैं कि डरो मत, तो सरकार को भी ये कह रहे हैं कि डरो मत। और सरकार किस तरह से खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुहावरे को एक तरह से जो है पर्सोनिफाई कर रही है आज, वो साक्षात है, वो सर्वविदित है। लेकिन सारे तथ्यों में से और सारे बिंदुओं में से सबसे पहला जो मैं बिंदु उठाऊंगी, क्योंकि उसको भाजपा की प्रवक्ता ने भी कहा और उसको जो वकील भाई हैं उन्होंने भी कहा, वो बात यह है कि 2019 से 2023 तक सारे कानूनी प्रावधानों का पालन हुआ और उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया है। ये खास तौर से जो हमारे ऑनरेबल एडवोकेट पैनलिस्ट हैं उनसे पूछ लेती हूँ, वो इस पर टिप्पणी कर दें कि अपने ही केस में कंप्लेनेंट कब जाकर स्टे लेता है। इस केस में यदि आप समझें
तो एक मैजिस्ट्रेट मिस्टर एक्स थे, जैसा कि आज हमारे नेताओं ने प्रेस वार्ता में भी बताया, जो इस मामले की देखरेख कर रहे थे। लेकिन 3-4 साल 3 साल कम से कम इस मामले में इसी तरह से जाया किए गए, शिकायतकर्ता द्वारा खुद ही स्टे लेकर के, क्योंकि उन माननीय न्यायाधीश की अदालत में यह मामला चल रहा था, तो जो शिकायतकर्ता थे वो चले गए उच्च न्यायालय के पास और वहां से अपने ही मामले पर स्टे लेकर आ गए। जहां तक मैं वकालत के माध्यम से केसेस को समझती हूँ, मामलों को समझती हूँ, और मेरे साथी वकील भाई भी समझते होंगे, तो शिकायतकर्ता को तो ये जल्दी लगी रहती है कि उसके मामले में, उसके केस में जल्दी से जल्दी न्याय दिया जाए और केस अपने अंत तक पहुंचे, न्याय की जीत हो। लेकिन इस केस के अंदर जो शिकायतकर्ता है उन्होंने न सिर्फ स्टे लिया, लेकिन जैसे ही वो जो पहले वाले न्यायाधीश थे उनका तबादला हो गया और दूसरे न्यायाधीश रातों रात बदल कर आए, तब उन्होंने इस केस में से स्टे को विड्रॉ करने की एप्लीकेशन भी डाली और उसके बाद केस को दोबारा से चलाया गया। तो पहली बात तो ये कि जब हम कानूनी प्रावधानों की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये लगता है कि कौन सी तरह का शिकायतकर्ता अपने ही केस के ऊपर पहले स्टे लेता है फिर विड्रॉ करता है। अब दूसरी 2-3 जो आवश्यक बातें यहाँ आती हैं अखिलेश जी, उसमें से एक जरूरी बात यह भी है कि लोकस स्टैंडाई जो है यहाँ पर, देखिए नीरव मोदी का नाम लिया गया, इसके अंदर ललित मोदी का नाम लिया गया, इसके अंदर जितने भी नाम सीधे तौर पर लिए गए, प्रधानमंत्री का नाम लिया गया, और प्रधानमंत्री के द्वारा जो छीटाकशी और उनकी पार्टी द्वारा की जाती है, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हो, चाहे वो दिल्ली के परवेश वर्मा हो, चाहे प्रधानमंत्री खुद हो, उस बातों पर मैं आज नहीं जाना चाहती। आज मैं सिर्फ यही बात करूंगी कि लोकस स्टैंडाई जिन लोगों का बनता था उन पर तो रेड कॉर्नर नोटिस हुआ था इंटरपोल के द्वारा। वो रेड कॉर्नर नोटिस सीबीआई द्वारा सफिशिएंट प्रूफ न देने के कारण वहां से हटा दिया गया है और उस पर भी अभी तक सीबीआई या सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। इंटरपोल को लिखा नहीं गया है कि ये रेड कॉर्नर नोटिस हटाया जाना गलत है, जिससे सरकार की मंशा साफ होती है। तो लोकस स्टैंडाई जिनका था उन्होंने तो केस किया नहीं, जबकि उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनका सरनेम मोदी है, तो उन्होंने कहा कि मेरा सरनेम मोदी। ऐसे सुशील मोदी हैं, उन्होंने भी केस किया हुआ है, उन्होंने कहा कि मोदी सरनेम के बारे में टिप्पणी की गई थी। देखिए, और सारे मोदियों को उन्होंने एक साथ लपेट दिया, इसलिए केस किया गया। मैं फिर भी ये कहूंगी, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत ये मुकदमा होना था, यदि होना था तो, जिसके अंदर यदि कोई चुनावी भाषण में बात कही जाती है अखिलेश जी, तो उसके ऊपर पहले पुलिस इंक्वायरी होती है। लेकिन महिमा जी, हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के नेता भी जब सत्ता में नहीं थे, चाहे यूपीए के कांग्रेस के नेता हो, चाहे बीजेपी के नेता हो, एक के बाद एक उनके ऊपर आरोपों की झड़ी लगा दी थी। और जब उनके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन का मामला किया गया तो अदालत के बाहर समझौता कर लिया, बाद में ये कहते हुए कि हमारे पास मुकदमा लड़ने का समय नहीं है। तो इस मामले में आपने ऐसा क्यों नहीं किया, राहुल गांधी ने ऐसा क्यों नहीं किया? देखिए, अपना अपना तरीका है कार्य करने का, अपनी अपनी कार्यशैली है अखिलेश जी, उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन मैं तो ये पूछ रही हूँ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर बहुत सीधे तरीके से प्रावधान है कि जब चुनावी भाषण को लेकर के इस तरह की कोई शिकायत आती है, उस पर पहले पुलिस इंक्वायरी की जाती है, उस पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले। लेकिन इस केस में न तो ऐसी कोई पुलिस इंक्वायरी की गई और हमारे जो अधिनियम 202 का उल्लंघन इसके अंदर सीधे तौर पर किया गया। इन सारे कानूनी बातों का जवाब यहाँ पैनल से आप ले लें। बिल्कुल, मैं अपराजिता जी के पास जाना चाहूंगा। महिमा जी ने काफी सारी बातें कही। अपराजिता जी, एक बात तो उन्होंने ये कही कि जज का तबादला क्यों किया गया, दूसरा की जो प्रक्रिया है उसका ठीक से पालन क्यों नहीं किया गया, इसमें जांच होनी चाहिए थी वो नहीं किया गया, मामला आरपी एक्ट के तहत क्यों नहीं किया गया, और साथ ही जो राजनीतिक बात उसमें वो ये भी कह रही हैं कि इनका लोकस स्टैंडर्ड क्या है जिन्होंने ये मुकदमा किया, क्योंकि बात तो ललित मोदी की, नीरव मोदी की हो रही थी। अब अखिलेश जी, एक जरूरी सवाल, अपने ही केस पर कौन सा शिकायतकर्ता स्टे लेता है? ये इन सवालों का जवाब अपराजिता जी कर लेता है स्टे को। जी अपराजिता जी, देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है। कांग्रेस की दिक्कत है कि कांग्रेस आत्म समीक्षा नहीं करती है और इसी वजह से 1951 में तमिलनाडु को छोड़कर पूरे देश में कांग्रेस का अख्तियार था और आप जानते हैं कांग्रेस की दशा और दिशा क्या है वर्तमान समय में। तो मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में यह देखने की जरूरत है कि इनके जो नेता हैं श्री राहुल गांधी बार बार लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। जो प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के कैबिनेट ने डिसीजन लिया, निर्णय लिया, उसे भी नकारा, श्री मनमोहन सिंह जी का अपमान किया और इसके बाद अभी आपने देखा 140 करोड़ जनता का अपमान
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और लंदन में किया, ये बार बार करते हैं। ही इज अ हैबिचुअल ऑफेंडर, अगर मैं कहूं तो अत्युक्ति नहीं होगी। सीआरपीसी में सेक्शन 110 हैबिचुअल ऑफेंडर के विषय में है। और मैं कह दूं कि जहां तक लोकतांत्रिक संस्थाओं के अपमान करने का सवाल है, राहुल गांधी जी हैबिचुअल ऑफेंडर है। तो मुझे अभी लगता है कि अभी जो स्थिति है कांग्रेस की, इन्हें अपने नेता से बातचीत करनी चाहिए। हम आश्चर्यचकित हैं जिस तरह से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 2019 से 2023 तक ये जो जितने भी न्यायाधीश ने इस सूरत कोर्ट में इस केस को देखा, उनका तबादला होता गया और इसलिए ऐसी वजह हुई। देखिए ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। महिमा जी मैं आऊंगा आपके पास, आपको मौका मिलेगा। केस फाइल होती है, केस रिकॉर्ड होता है, आऊंगा आपके पास। केस फाइल होती है, केस रिकॉर्ड होता है और सारी बातें सिलसिलेवार ढंग से रखी जाती हैं और सारे प्रमाण को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया। और अंग्रेजी में कहूं तो इट इज अ कंसिडर्ड डिसीजन। और अभी हमारा काम है कि हम कानून को सम्मान दें, कानून को अपना काम करने दें। द लॉ विल टेक इट्स कोर्स। और ये जो इनका जो व्यवहार है, इस व्यवहार को बदलने की जरूरत है। ये सोच को, मानसिकता को बदलने की जरूरत है। और ये प्रवक्ता हो या बड़े बड़े नेता हो, इन सब का दायित्व है कि श्री राहुल गांधी जी को ठीक रास्ते पर ले जाएं। जी तो महिमा जी, जो बात आपने उठाई थी तबादले की, उसको लेकर के अपराजिता जी कह रही कि एक तरह से ये पूरी न्याय व्यवस्था पर प्रश्न उठाने का प्रयास है और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर तो सवाल राहुल गांधी उठाते आई हैं। साथ ही वो सलाह भी आपको दे रही हैं कि राहुल गांधी को सही रास्ते पर लाया जाना चाहिए। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या इसके बाद राहुल गांधी को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर वो इंतजार करेंगे कि उनकी सदस्यता को लेकर कोई फैसला हो? अखिलेश जी, मेरा सवाल ये था ही नहीं। भाजपा के प्रवक्ताओं को इधर उधर की बात करना और बरगलाना बहुत आता है, तभी ये उस शेर पर अक्सर चले जाते हैं। तो इधर उधर की ना बात कर, इनको इन्हीं के द्वारा बार बार बोली गई पंक्तियां याद दिलाते हुए पूछ लूं, किस प्रकार का शिकायतकर्ता अपने ही केस पर जाकर स्टे लेता है और उसके बाद अपनी मर्जी का मैजिस्ट्रेट आने पर जाकर, ये तो कानूनी बातें, मुझे लगता है कि आपके वकील जब जाएंगे हाई कोर्ट में तो वो ये सारी बातें रखेंगे ही। लेकिन जो राजनीतिक प्रश्न उठा रही हैं अपराजिता जी, उसके ऊपर आप शायद जवाब दे दें तो बेहतर होगा। वकील रखेंगे। अखिलेश जी, एक आवश्यक बात यह है, इन्होंने बात की संसद में राहुल गांधी जी के उपस्थिति की। हम ये पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री ने पिछले 9 वर्षों में कितनी प्रेस वार्ताएं की हैं और कितना संसद के अंदर आए हैं? प्रधानमंत्री का चेहरा दिखाकर चुनाव जीतते हैं ना? क्या बेतुकी बात हुई कि प्रधानमंत्री ने कितनी प्रेस वार्ताएं की? हम अदालत के फैसले की कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को 2 वर्ष की सजा हुई, उसके विषय में बात कर रहे हैं। संसद में बोले, क्या बेतुकी बात कर रही हैं? भाषण के ऊपर आभार व्यक्त करने के अलावा कितनी बार बोले, इसका जवाब नहीं होगा सांसद महोदया के पास। और फिर इधर उधर की बात करेंगे, आप देख लीजिएगा। चाहे वो राष्ट्रपति अभिभाषण हो या सभी में, मुझे लगता है कि उन्होंने बोला तो खैर है। अश्विनी जी, जाते जाते मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आखिर अब राहुल गांधी या उनके जो वकील हैं उनके पास क्या रास्ता है और क्या कोई सूरत है जिससे कि उनकी जो सदस्यता है वो बच सके? अखिलेश जी, देखिए, अपील, स्टैट्यूटरी अपील क्रिमिनल लॉ में एक राइट है और उस राइट के तहत वो सेशंस कोर्ट में उसकी अपील कर सकते हैं और सेशंस कोर्ट में सजा पर स्थगन का विशिष्ट आदेश भी ले सकते हैं। जी। दूसरा, मैं अपनी बहन महिमा जी को एक बात बताना चाहूंगा कि इस केस में ये जब 2019 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान कोलार में ये बात हुई तो वह वीडियोग्राफ हुआ किसके द्वारा? जो इलेक्शन सर्विलांस टीम थी, और उसको व्यू किया गया डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कोलार के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि ये ऑल ऑफ ए सडन मैटर आया, इसको थोड़ा सा। दूसरा, एक स्टे की बात, आप तो लॉयर हैं हमारी आदरणीय बहन, एक बात ये भी महिमा जी समझिए कि स्टे में कंप्लेनेंट या एक्यूज्ड या प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, पिटिशनर या रेस्पोंडेंट कोई भी अगर एक एप्लीकेशन लगाता है, उस एप्लीकेशन का उलट फैसला आता है तो उसको भी रिवीजन या अपील का राइट मिलता है। किन परिस्थितियों में वो एप्लीकेशन लगी, वो एप्लीकेशन देखना जरूरी है। तो उसके लिए कंप्लेनेंट या एक्यूज कोई भी जा सकता है। तीसरी एक आखिरी बात कहता हूं कि देखिए, अदालती व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना उचित इसलिए नहीं क्योंकि यही अदालतें हैं जो अदालतें एक इंडिविजुअल की लाइफ और लिबर्टी को रेस्टोर करती है, प्रोटेक्ट करती है। अभी हमने पवन खेड़ा जी के केस में देखा, यही अदालतें हैं जब एमसीबी में इलेक्शन नहीं हो रहा था, एलजी के पूरा खिलाफ आरोप लगा रहे थे, इसी सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया। उत्तराखंड में सरकार कांग्रेस की बहाल की थी,
बहाल की तमाम ऐसे डिसीजंस हैं। तो इसलिए बजाय कि हम उस व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करें, हमें यह लगता है कि हमें 19(2) का पालन बड़ी संजीदगी से तो जाते जाते महिमा जी आप कुछ टिप्पणी करना चाहती है? आपकी टिप्पणी के साथ ही मैं इस बहस को विराम दूंगा। जी अखिलेश जी के अदालतों में हमारी पूरी आस्था है, पूरा विश्वास है, और इसे हमने बार बार कहा भी है और बार बार इसको हमने अपने अलग अलग माध्यमों से प्रेषित भी किया है। लेकिन मैंने सवाल ये नहीं किया था कि वो स्टे ले सकते हैं कि नहीं। मेरा सवाल कानूनी प्रावधान को लेकर नहीं है, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने कहा कि 19 से 23 तक प्रावधान सारे किए गए पालन किया गया। जी मैंने ये कहा कि किस तरह का शिकायतकर्ता ऐसे केस में, डेफेमेशन के केस में, जहां उसको जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, जाकर के स्टे लेता है और 3 साल तक स्टे लिए रखता है, तब तक जब तक कि एक मैजिस्ट्रेट बदलकर नहीं आ जाते, और फिर जाकर अपना ही स्टे विड्रॉ कर लेता है। जी महिमा जी माफी चाहता हूँ, मेरे पास समय इतना ही है। जो बहस आपकी चल रही है जब तक कि अदालत के में भी चलेगी अश्विनी जी और महिमा जी के बीच में। लेकिन बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपराजिता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।